Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the Kashmir issue, why India went to the UN and what happened after that. So this topic is important from our syllabus GS paper 1 post independence history point of view. तो आखिर कश्मीर के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द करंट कॉन्टेक्स्ट? सबसे पहले वो देखते हैं। तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं डिमांडिंग कंप्लीट स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हिसाब से कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उसके कई सारे प्रोविजंस को भारत सरकार ने ऑलरेडी डी ऑपरेशनलाइज कर दिया इन 2019। बट अब पिटिशंस फाइल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिमांड की जा रही है कि आर्टिकल 370 को पूरी तरह से स्क्रैप करने का आदेश दे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को। तो इस आर्टिकल में इसी कारण से डिस्कस किया जा रहा है सिंस आर्टिकल 370 हैज बीन इन न्यूज, तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन इन न्यूज। अब आर्टिकल 370 के अलावा आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस किया जाएगा इस इस गिवन एनालिसिस में, और देखा जाएगा कि क्या कंडीशंस रहे जिस कारण से इन दो आर्टिकल्स को भारत सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। कंप्लीट बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट कैसे बना उसकी भी हिस्ट्री है। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, लेकिन फिर मार्च 1846 में जम्मू कश्मीर was sold to the then जागीरदार गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह was a डोगरा जागीरदार फ्रॉम जम्मू, और उन्होंने खरीदा मार्च 1846 में जम्मू कश्मीर को फ्रॉम ब्रिटिशर्स अंडर ट्रीटी ऑफ अमृतसर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने जम्मू कश्मीर को अक्वायर किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को उन्होंने बेच दिया। तो गुलाब सिंह द डोगरा जागीरदार फ्रॉम जम्मू, तो इसके अंतर्गत फिर गुलाब सिंह के पास जम्मू कश्मीर का ओनरशिप आ गया, और गुलाब सिंह के ही डिसेंडेंट हैं। तो उनके आने वाली पुश्तों में से एक हैं महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इट गॉट इंडिपेंडेंस एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर के आया। इसी कानून की मदद से हमारे देश को आज़ादी मिली। इस कानून में कई सारे प्रोविजंस थे, उसमें से एक बात ये लिखी थी कि द प्रिंसली स्टेट्स वेयर फ्री टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो 570 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे देश में, छोटे बड़े। उनके लिए प्रोविजन ये था कि वो या तो भारत को नहीं तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते, नहीं तो वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और राजा हरि सिंह जो उस वक्त कश्मीर के रूलर थे, उनके दिमाग में आया कि वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहेंगे। ही वांटेड टू मेक जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, एंड दैट इज व्हाई कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नाइदर ज्वाइंट इंडिया नॉर पाकिस्तान। लेकिन उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अदरवाइज चाहे फाइनेंशियली बात की जाए या मिलिटरली बात की जाए काफी वीक स्टेट था। तो दो बड़े स्टेट्स रिलेटिवली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू कश्मीर का इंडिपेंडेंट बना रह पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, स्पेशली गिवन द इंटेंशंस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड टू अक्वायर जम्मू एंड कश्मीर। तो आजादी के बाद यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जम्मू कश्मीर अंडर राजा हरि सिंह डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बट हुआ क्या, आजादी मिली हमें अगस्त में, और अक्टूबर 1947 तक ही पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी आर्मी ने एज ए पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने के बजाय उन्होंने अपना गेटअप ऐसा लिया, दे कैमोफ्लेज देमसेल्फ एज ए ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स की तरह अपने आप को दिखा करके, जैसे इन्होंने 1999 में किया, ठीक वैसे ही 1947 में भी इन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज किया एज ए ट्राइबल,
और पाकिस्तानी आर्मी घुस गई कश्मीर के अंदर। दे इन्वेडेड कश्मीर एंड स्टार्टेड टू अक्वायर पार्ट्स ऑफ कश्मीर। तो ये ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया वो है जो पाकिस्तानी आर्मी ने अक्वायर किया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अक्वायरिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कारगिल में भी, कारगिल के वक्त 1999 में जैसे कि उन्होंने ट्राइबल्स का गेटअप लेकर के, कैमोफ्लेज करके अटैक किया था। ट्राइबल्स का वेशभूषा लेकर के, गेटअप लेकर के वो इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि उससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को जवाब नहीं देना होगा कि वाई इट अटैक इंडिया, वाई इट प्रोवोक्ड इंडिया फॉर वॉर। दूसरा, पाकिस्तान हमेशा से दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा है। इट इज द लोकल्स ऑफ द कश्मीर हु आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान हमेशा से अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रिफ्लेक्ट ऐसे करना चाहता है जैसे कि लोकल लोगों ने रिवोल्ट कर दिया भारत सरकार के खिलाफ। इसीलिए वो ट्राइबल्स का गेटअप लेकर के वो रिवोल्ट करते हैं, अटैक करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट दिस आज ए रिवोल्ट ऑफ लोकल लाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे जो भी हो, अक्टूबर 1947 में कश्मीर वॉज अंडर अटैक, और इस दबाव में लगभग वन थर्ड टेरिटरी तो कश्मीर का ऑलरेडी जा चुका था। तो इसी प्रेशर में फिर राजा हरि सिंह ही फ्लेड टू दिल्ली, और वहां आकर के उन्होंने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उन्होंने साइन किया, उसकी मदद से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते वक्त उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि जम्मू कश्मीर का कल्चरल हिस्ट्री थोड़ा अलग है, इसलिए जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो गिवन द सिचुएशंस विच आर वेरी फ्रेजाइल, भारत सरकार ने उस वक्त फैसला किया कि ठीक है, चाहे जिस भी तरीके से आ रहा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर इज नाउ विलिंग टू बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द रूलर इज विलिंग टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, चाहे उसके बदले में वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो फिर भारत सरकार ने स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, एंड दिस इज हाउ जम्मू कश्मीर became part of Union of India, but with some special status that were guaranteed। उस टाइम में तो कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली फ्रेम भी हो रहा था। तो सब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जो प्रॉमिस किया गया था, उसको गारंटी किया गया अंडर आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद फिर इंडियन फोर्सेज एंटर इनटू कश्मीर, बिकॉज नाउ इट ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन फोर्सेज हॉल्टेड द एडवांसमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। अब इंडियन फोर्सेस चाहती तो उस टाइम में पाकिस्तानी आर्मी को बाहर भेज भी सकती थी, खदेड़ सकती थी, बट इंडिया ने फैसला किया कि इट विल टेक द मैटर टू यूनाइटेड नेशंस, एंड इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना करके पाकिस्तान को फोर्स करेगा अपने फोर्सेस को, आर्मी को बाहर लेने के लिए फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एंड दैट इज वाई ऑन 1 जनवरी 1948 इंडिया टुक द मैटर टू यूनाइटेड नेशंस। लेकिन वहां पे वैसा हुआ नहीं जैसा इंडिया ने सोचा था। लगभग 14 दिन बाद ही 15 जनवरी को 1948 में पाकिस्तान ऑल्सो कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया ने कंप्लेन किया था कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से भारत का ये हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर, उसके लगभग वन थर्ड टेरिटरी को अक्वायर किया हुआ है। इस ग्राउंड पे इंडिया ने कंप्लेन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान ने काउंटर केस कर दिया। पाकिस्तान का ये क्लेम था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत सरकार ने साइन किया है राजा हरि सिंह के साथ, इट इज नॉट लीगली वैलिड, क्योंकि अलोन द रूलर अलोन कैन नॉट डिसाइड कि ये स्टेट किसका हिस्सा होना चाहिए। इट इज द पीपल ऑफ द कश्मीर हु शुड डिसाइड कि वो किसके साथ होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने इस राउंड पे केस कर दिया against the legality of instrument of accession signed between Raja Hari Singh and government of India। फिर अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस पास किया रेजोल्यूशन नंबर 47, जहां पे फैसला किया गया कि देयर विल बी अ प्लेबिसाइड कंडक्टेड इन कश्मीर वेयर पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड whether they want to join India, Pakistan or remain independent। बट प्लेबिसाइड की एक कंडीशन थी कि प्लेबिसाइड होने के लिए दोनों साइड के फोर्सेस विल पुल आउट ऑफ द कश्मीर, और फिर इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन होगा। लेकिन पाकिस्तान को एक बात पता था अच्छे से कि अगर प्लेबिसाइट हुआ तो जो वन थर्ड टेरिटरी उसको मिल गया है अभी तक, वो भी उसके हाथ से छिन जाएगा। एंड दैट इज वाई पाकिस्तानी फोर्सेस नेवर पुल्ड आउट ऑफ दिस रीजन विच हैज बीन
रिफ्लेक्टेड इन ग्रीन कलर, जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। तो पाकिस्तानी फोर्सेस वहां से निकली नहीं, जिस कारण से प्लेबिसाइट हुआ नहीं, और आज तक मोर और लेस वही सिचुएशन बनी हुई है। एक तरीके की वहां पे सीज फायर बनी हुई है। इसको सीज फायर लाइन कहते थे ना, शिमला अग्रीमेंट तक। बाद में उसको हमने बना दिया एलओसी एज ए रिजल्ट ऑफ शिमला अग्रीमेंट। बट मुद्दा यही है कि आज भी पाकिस्तान के पास ये कश्मीर का लगभग 1/3 टेरिटरी है, और जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान इसी एरिया को आज़ाद कश्मीर नाम से बुलाता है। मुद्दा यह है कि यूनाइटेड नेशंस में ये जो कश्मीर का मामला है ये इंटरनेशनलाइज हो गया, और यही कारण है कि आज तक ये स्टेलमेट में है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया। कि इंडिया वाज वेरी कॉन्फिडेंट वाइल टेकिंग द मैटर टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फैसला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि उनको, इंडिया को कॉन्फिडेंस था कि ब्रिटेन और यूएस दोनों ही सपोर्ट करेंगे हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया को कॉन्फिडेंस था कि हम लीगली ज़्यादा वैलिड हैं, स्ट्रांग है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। लेकिन वो वक्त था 1948 का, जब कोल्ड वॉर धीरे धीरे शुरू हो रहा था, और यूके और यूएस, ये दोनों तो यूएस ब्लॉक का हिस्सा ही है अगेंस्ट यूएसएसआर, और दोनों को पता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान विल ज्वाइन देयर साइड, कि पाकिस्तान हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू बी पार्ट ऑफ द यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, and formally Pakistan joined also the US bloc during or in 1954 by signing Baghdad Pact। पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन दिखा रखा था यूएस की तरफ, जबकि इंडिया वाज मोर इन लाइन विद नॉन अलाइनमेंट। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी चलाया बाद में। तो इंडिया को उम्मीद थी कि लीगली वी आर सॉलिड, सो वी विल गेट सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके, बट दैट डिड नॉट हैपन। इन्होंने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, पाकिस्तान के जो कॉज है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, और मामला पॉलिटिसाइज हो गया। एक और फैक्टर है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 1948 में एक नया कंट्री इसराइल बनाया जा रहा था, स्पेशली विद सपोर्ट ऑफ यूएस, और इसराइल एक जूस स्टेट है, वेस्ट एशिया में बनाया जा रहा था। तो naturally, the Muslim population of the world और मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वे आर नॉट हैप्पी विद द यूएस। और ऐसे हालात में अगर यूएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सपोर्ट करता अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मुस्लिम पॉपुलेशन और ज्यादा नाराज हो जाते। सो आप कह सकते हैं कि यूएस अडॉप्टेड ए पैसिफिस्ट पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिसी फॉर द मुस्लिम्स, while supporting Pakistan at United Nations Security Council in order to pacify them for what it did by creating Israel a Jewish state in West Asia। तो वो एक नलीफाई करने के चक्कर में यूएस ने मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया, और वही कारण है कि आज तक ये स्टेलमेट बना पड़ा है। अदरवाइज इट वाज सिंपल मैटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बीइंग वैलिड, so the land belongs to India, the region belongs to India, and that is why Pakistan should have been asked to vacate the region rather than going for any plebiscite। बट प्लेबिसाइट का कंडीशन लाया गया, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, और आज तक फिर कंडीशंस एज इट इज है। तो तब से लेकर के इस मोर और लेस सिचुएशन ऐसी ही है। बट राजा हरि सिंह ने क्या क्या कंडीशंस में एग्रीमेंट साइन किया वो भी जरा देखते हैं। राजा हरि सिंह के ऊपर पाकिस्तान का तो दबाव था ही, पाकिस्तान की तरफ से अटैक का तो प्रेशर था ही। राजा हरि सिंह के ऊपर एक और चैलेंज था, लोकल पॉपुलेशन में भी थोड़े बहुत अनरेस्ट आ रहे थे अगेंस्ट राजा हरि सिंह। तो लोकल लोग भी चाहते थे कि कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम आए। दे वांटेड टू डू अवे विद द मोनार्की एंड रूलरशिप ऑफ राजा हरि सिंह। और लोकल जो रिवॉल्यूशन है, लोकल जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट मोनार्की, दैट वाज बीइंग लेड बाय शेख अब्दुल्ला। उन्हीं के फिर सक्सेसर्स हैं फारूक अब्दुल्ला एंड ओमर अब्दुल्ला, वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चलाते हैं। तो ये लोग, इनकी फैमिली स्पेशली लेड बाय शेख अब्दुल्ला, दे वेर रिवोल्टिंग, प्रोटेस्टिंग, दे वेर मोबिलाइजिंग द लोकल पीपल ऑफ कश्मीर अगेंस्ट राजा हरि सिंह। So Raja Hari Singh faced dual challenge, internal protest and external threat that forced him to sign instrument of accession that made Kashmir part of India, but with some special status। अभी पाकिस्तान का क्या स्टैंड है कश्मीर के ऊपर? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड अलग अलग है। इंडिया का सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट है, क्लेम है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज कश्मीर हैज साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। बट पाकिस्तान
कुछ और आर्ग्यूमेंट लाता है कि नहीं, कश्मीर के अंदर लोगों का ओपिनियन मायने रखना चाहिए, लोग जहाँ चाहेंगे वो हिस्सा या कश्मीर उसका सब हिस्सा होना चाहिए इंडिया या पाकिस्तान का। इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना मोरल फेस रखते हुए, अपने आप को एकदम आइडियल कंट्री दिखाते हुए, उसने क्या किया है कि ये जो भी टेरिटरी जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये वाला रीजन, इसको पाकिस्तान ने फॉर्मली अपने देश के साथ मर्ज नहीं किया है। पाकिस्तान ने इसको नाम दिया आजाद कश्मीर, मतलब इंडिपेंडेंट रीजन, ऑटोनोमस रीजन। बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान ने इसके साथ आजाद कश्मीर के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके अंतर्गत फिर इस रीजन की एक्सटर्नल सिक्योरिटी, करेंसी, ये सारी चीजें मैनेज करता है पाकिस्तान। बट इस रीजन को पाकिस्तान ट्रीट करता है एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन। उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे साखासम वैली में, दिस वाज सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना आल्सो। तो चाइना को खुश करने के चक्कर में छोटा सा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को भी दे दिया है। बट ओवरऑल पाकिस्तान ट्रीट्स दिस रीजन एज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रीजन, एंड इट प्रोक्लेम्स कि हमारा गोल है कि विथ टाइम इस पूरे एरिया को ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कराया जाए और फिर इन लोगों को अलाउ किया जाए कि वो फैसला करें कि वो किसका हिस्सा रहना चाहते हैं, इंडिया का, पाकिस्तान का, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर द नेम से कीप्स अ वेरी मोरल ग्राउंड ऑन कश्मीर इशू। लेकिन फिर पाकिस्तान की जो सारी प्लानिंग है ये फेल हो गई 2019। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड कट्स, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारत सरकार को ये बात समझ आ गई थी कि जब तक कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे, सिक्योरिटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, पाकिस्तान धीरे धीरे यहाँ पे इंसर्जेंसी प्रमोट करता रहेगा, टेररिज्म प्रमोट करता रहेगा। और जहाँ पे भी टेररिज्म प्रमोट होता है, लॉ एंड ऑर्डर वीकेंड होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाता। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब नहीं होगा तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, फिर यूथ फ्रस्ट्रेट होगा और वो यूथ नेचुरल तरीके से इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स anti-social activities and will become security threat for the government or country, and these youths will become a natural recruits for the terrorist groups। तो ये सारी चीजें हो रही थी कश्मीर के अंदर। भारत सरकार ने सिचुएशन को समझा कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने से नहीं होगा, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना होगा, सिक्योरिटी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसी कारण से भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। फॉर द टाइम बीइंग आर्टिकल 370 वाज डी ऑपरेशनलाइज्ड। तो जो भी एरिया अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये वाला रीजन, उस एरिया में तो हमने पूरी तरह से कंट्रोल भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जो भी एरिया हमारे कंट्रोल में है वहां पे अब कोई क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, टेररिज्म जैसी चीजें नहीं होगी और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया जाए, ताकि जो बाकी पीओके वाला रीजन है उनके लोगों को भी पता चले कि अगर वो कश्मीर का हिस्सा होते तो उनको कितना फायदा होता, कितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते उनके, उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा होता। और उस तरीके से ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस रीजन के लोग भी रिवोल्ट करें अगेंस्ट द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वुड आल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो दैट कुड बी द लार्जर मोटिव बिहाइंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई कि ऐसे तो हम इंसर्जेंसी कर नहीं पाएंगे और धीरे धीरे ये वाला रीजन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो पूरा रीजन है जिसको पहले वो आज़ाद कश्मीर कहता था और इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह ट्रीट करता था, बस एक अग्रीमेंट के तहत इस एरिया की करेंसी और सिक्योरिटी को वो मैनेज करता था, पाकिस्तान ने क्या किया, इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया, गिलजिट बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर। इस छोटे से पार्ट को नाम दे दिया आज़ाद कश्मीर, दिस रीजन, और इस बड़े से रीजन को कहा गिलजिट बाल्तिस्तान। और गिलजिट बाल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपना देश का टेरिटरी, फिफ्थ प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। गिलजिट बाल्तिस्तान को पाकिस्तान ने 5वें प्रोविंस की तरह इंक्लूड कर लिया अपने टेरिटरी में। तो अगर आप देखें, और बस ये छोटा सा एरिया आजाद कश्मीर आज के डेट में पाकिस्तान के हिसाब से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कश्मीर है। नाउ दिस पार्ट हैज बिकम फॉर्मली पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज पर पाकिस्तान। तो अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद से दोनों ही साइड्स ने किया क्या है, अपने अपने रीजन में जो भी कश्मीर का हिस्सा अपने अपने कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहां पे अपना अपना ग्रिप मजबूत कर लिया है। इस कारण से आने वाले टाइम में इस स्टेटस को ब्रेक कर पाना थोड़ा कठिन होगा।
हमारा तो गोल है ऑफ कोर्स, हम ये हिस्सा लेकर के रहेंगे। बट पाकिस्तान ने, जैसे हमने अपना कंट्रोल इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया बाय डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370, पाकिस्तान ने भी इस एरिया में अपना ग्रिप थोड़ा मजबूत कर लिया है आफ्टर आवर एक्शंस इन कश्मीर। सो इस तरीके से अब मामला वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। दिस इज एंटायर कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर इशू बैकग्राउंड: इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गेव ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। कश्मीर के रूलर राजा हरी सिंह opted to remain independent. But soon he faced attack from Pakistan, Pakistani army in the garb of tribal revolt. और इसी प्रेशर में राजा हरि सिंह signed an instrument of accession with India. So he was under dual pressure, external pressure from Pakistan and internal pressure for protest for democracy by Sheikh Abdullah. और इसी कारण से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उन्होंने, एंड दिस इज हाउ जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. But he requested for special status, which was also guaranteed under Article 370. So India is legally strong on the issue, and that is why India took the matter to UNSC. But UNSC में the matter got politicized by countries like UK and US because of their own vested interest, and that is why the matter is at a stalemate till day. The next article is about protest against national pension scheme. You can read this: state government employees to protest against national pension scheme from today. This topic is important for our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो नया जो पेंशन स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2004 में लाया गया और फिर बाकी सब लोगों के लिए 2009 से ओपन कर दिया गया। अभी नए पेंशन स्कीम को लेकर के, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एनपीएस, इसको लेकर के अक्सर प्रोटेस्ट होता रहता है। डिमांड किया जाता है कि पुराने पेंशन स्कीम को लाया जाए। तो आखिर क्या अंतर है दोनों में, क्यों प्रोटेस्ट होता है, वो जरा समझते हैं। देखिए, जो पुराना पेंशन स्कीम था, जो 2004 तक एप्लीकेबल था, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं पे एज यू गो स्कीम। इसको पे एज यू गो स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त, यानी कि जाते वक्त, नौकरी से जाते वक्त जो लास्ट विड्रॉन सैलरी होती थी, जैसे मान लीजिए नौकरी से रिटायर होते वक्त अगर किसी इंसान की लास्ट विड्रॉन सैलरी है 1 लाख रुपए, तो उसका 50%, 50,000 रुपए उस इंसान को पेंशन के तौर पे मिलता था लाइफ टाइम। दैट वाज द ओल्ड पेंशन स्कीम। और उसमें 3% का हाइक भी, इन्फ्लेशन इंडेक्स हाइक भी दिया जाता था हर साल इन ऑर्डर टू मैनेज फॉर द इन्फ्लेशन। सो दैट वाज द ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज नोन बाय द नेम पे एज यू गो स्कीम। फिर लाया गया न्यू पेंशन स्कीम, जिसका टेक्निकल नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। इट स्टार्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन 2004। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसको अगले पेज में यहां से समझिए। देखिए, इसको इससे भी अच्छा यहां से समझिए। आप क्या है, 2004 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, तो इसको जब ये जॉब कर रहा है तो इसको अपने सैलरी का एक हिस्सा, अपने बेसिक पे का लगभग 10%, उसको डिडक्ट करवा करके अपने पेंशन अकाउंट में जमा करते रहना है हर महीने। और जितना पैसा ये जमा करेगा अपने पेंशन अकाउंट में, उतना ही पैसा भारत सरकार भी उसके पेंशन अकाउंट में जमा करेगी हर महीने, इक्वल कंट्रीब्यूशन। और इसका एक पेंशन फंड बनेगा, दैट विल बी मैनेज्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। और इसमें जो भी पैसा जमा होता रहेगा इसके सर्विस टेन्योर के दौरान, वो पैसा पीएफआरडी ये अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में, इसकी इक्विटी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जीसेक में इन्वेस्ट करता रहेगा, जिससे ये कॉर्पस फंड इनलार्ज होता रहे, रिटर्न अच्छा खासा मिलता रहे। और रिटायरमेंट के वक्त इस इंसान को ये कॉर्पस फंड वापस दिया जाएगा। उसका 60% इस इंसान को एक बार में लमसम अमाउंट में दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के वक्त ये कॉर्पस फंड जमा होते होते 1 करोड़ रुपए हो गए, तो उसका 60%, 60 लाख रुपए इस इंसान को एक बार में दे दिया जाएगा लमसम अमाउंट में। और बाकी का 40 लाख को ऐसे इन्वेस्ट किया जाएगा कि इस इंसान को एन्यूटी फॉर्मेट में पैसा मिलता रहे, यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स या कुछ भी ऐसा, जैसे हम लोगों को मंथली सैलरी आती है वैसे ही मंथली हमें पेंशन मिलता रहे, ऐसा कुछ बाकी का 40% को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इंडिविजुअल विल कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग इन एन एनपीएस अकाउंट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी इक्वल अमाउंट। ठीक है।
और फिर ये पैसा जो है इन्वेस्ट होता रहेगा सही तरीके से पीएफआरडीए के थ्रू ग्रो होता रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम में उसको 60% पैसा लमसम मिल जाएगा और 40% पैसा एन्यूटी के फॉर्मेट में मिलेगा। एंड ही कैन चूज और सी कैन चूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन्यूटी ऑल्सो, जिससे उसको पेंशन मिले। मंथली चाहिए तो मंथली मिलेगा, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली मिलेगा। तो यही है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, जो नया पेंशन स्कीम, उसमें दोनों में एक बड़ा अंतर यही है कि पहले पूरा पूरा पेंशन भारत सरकार का था, ये वो पेंशन देंगे। अब कैसा है कि पेंशन का टेंशन हमें भी लेना है नौकरी करते वक्त भी। एक कि पैसा कितना कटवा कट रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन। दूसरा टेंशन ये लेना है कि कैसे उसको मार्केट में इन्वेस्ट कराए, क्योंकि पीएफआरडीए में जो आपका अकाउंट है उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कैसे कैसे अपने पैसे को एलोकेट करवाएं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इतना सारा हेडेक कौन लेना चाहता है इस देश में, तुम ही बताओ। नो वन वुड लाइक टू हैव दैट हेडेक। एवरीवन वांट्स टू वर्क एंड देन रिटायरमेंट के बाद जितना हमारा सैलरी था उसका 50% देते रहो और कुछ लमसम दे दो, लाइफ चिल हो जाए। राइट, दिस इज आवर इंटेंशन। इज हर आदमी को यही पसंद आएगा। लेकिन भारत सरकार ने प्रोसीजर बदल दिया। भारत सरकार के एम्प्लॉयज के लिए ये पॉलिसी बदल गई पेंशन की 2004। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। 2009 में भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को ओपन कर दिया फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब हम और आप अगर प्राइवेट सिटीजन भी हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं भी करते, तब भी हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में अपना पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। बस अंतर यह है कि अगर हम सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं तो हमारे पेंशन अकाउंट में बस हम पैसा जमा करेंगे, सरकार पैसा जमा नहीं करेगी। तो सरकारी एम्प्लॉय होने का फायदा एक ये है कि जितना हम जमा करते हैं, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। बट प्राइवेट सिटीजन्स के लिए सरकार पैसा जमा नहीं करेगी। 2009 के बाद से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी न्यू पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केस में कैसा होता है कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। फिर अलग अलग पीएसयूज ने, बैंक्स ने, गवर्नमेंट बैंक्स ने भी यही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि सरकारी बैंक्स के पहले एम्प्लॉयज को पेंशन मिलता था, अब कैसा है कि उनको भी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करना होगा। जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना उनका बैंक कंट्रीब्यूट करेगा। सो दिस न्यू सिस्टम एक तरीके से तो अच्छा ही है, ज़्यादा ऑप्शन देता है हमें, प्लानिंग करने को के मौके देता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मार्केट वेल यू कैन गेट मोर रिटर्न। बट टेंशन देता है थोड़ा सा। नेचुरली एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव अ टेंशन फ्री लाइफ, राइट। इसमें पेंशन जो है फिक्स नहीं है, इट विल बी सब्जेक्ट टू मार्केट वेरिएशंस, एंड दैट इज वाई मेनी पीपल आर एप्रीहेंसिव ऑफ इट एंड दे आर डिमांडिंग ओल्ड सिस्टम बैक। तो पहले तो भारत सरकार के एम्प्लॉयज के लिए आया, फिर प्राइवेट सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया 2009 में। तो फिर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी भारत सरकार वाला ही पॉलिसी अपना लिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, और बैंक्स ने भी अपना लिया, पीएसयूज ने भी अपना लिया। सो मोर और लेस नाउ दिस न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, इज देयर फॉर एवरी एम्प्लॉयज, चाहे वो सरकारी भारत सरकार के लिए काम कर रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, या किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहा हो। इसके फायदे हैं, देखिए। ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा क्या था एम्प्लॉयज के लिहाजे से देखा जाए तो? एम्प्लॉयज के लिहाजे से देखा जाए, देयर पर्सपेक्टिव, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की तरफ से आता था। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो भी इनकम हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, डियरनेस अलाउंस भी मिलता रहता था फॉर इन्फ्लेशन। लेकिन अब न्यू पेंशन स्कीम के फायदे जो हैं वो क्या है? न्यू पेंशन स्कीम के फायदे ये हैं कि भारत सरकार का फिस्कल बर्डन कम हो गया है। ये भारत सरकार को उतनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट्स का फिस्कल बर्डन कम हो गया है। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा नुकसान है, उनको प्लान करना पड़ता है, उनका पेंशन वैरी कर सकता है। अभी न्यू पेंशन स्कीम में जो अर्निंग भी आती है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, सो दैट इज वाई द अर्निंग फ्रॉम द न्यू पेंशन स्कीम इज टैक्सेबल, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलता था दैट वाज नॉट टैक्सेबल। सो द मेन डिफरेंस इज अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। न्यू पेंशन स्कीम में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि व्हाट अमाउंट ऑफ पेंशन यू आर गोइंग टू गेट at the time of retirement, that is subject to market risk। but old pension scheme में there was a lot more predictability and that is why there are protests going on। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि असम के अंदर भी आज से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट करने पे उतरेंगे। दे आर डिमांडिंग कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी ब्रॉट बैक। भी देखिए, मेन तो टेंशन यही है ना कि कितना पेंशन मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है।
तो पीएफआरडीए जो पेंशन फंड के रेगुलेटर है, वो लेकर के आ रही है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, शॉर्ट में कहें तो मार्स। इस मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम में पीएफआरडीए इस तरीके से सारे कंट्रीब्यूटर्स को, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हेल्प करेगी अपना पैसा एलोकेट करने में मार्केट के अंदर, ताकि उनको एक बेसिक मिनिमम रिटर्न की गारंटी मिल जाए। जैसे म्यूचुअल फंड वाले करते हैं ना, कि आपको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि देखो सर, मिनिमम इतना तो रिटर्न दिलवा देंगे, मैक्सिमम इतना भी हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम का आपको एक स्लैब दे देते हैं। वैसे ही पीएफआरडीए लेकर के आ रही है मार्स स्कीम, जिसके अंतर्गत इट विल हेल्प द कंट्रीब्यूटर्स, ताकि उनको इस तरह से गाइड करे कि एक मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी हो जाए। तो इस तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा था कि उसमें कितना पेंशन मिलने वाला, उसका एक एश्योरेंस रहता, तो उस तरीके का एश्योरेंस मार्स के अंतर्गत भी नए पेंशन स्कीम में लोगों को मिल पाए। बट अभी ये मार्स स्कीम पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, इट इज जस्ट इन कॉन्सेप्ट, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये पेंशन स्कीम से रिलेटेड ये वही सारी चीजें लिखी हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा जो भी मैंने समझाया है। तो द थर्ड आर्टिकल इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव। So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कई चीजें हमने आज हाल फिलहाल में कई आर्टिकल्स देखे हैं। हमने देखा कि कैसे जोरहट में एक हाइड्रोजन बस चलाया गया, हाइड्रोजन फोर्स या हाइड्रोजन फ्यूल बस चलाया गया। वहां भी मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, एक सप्ताह पहले ही हमने लगभग डिस्कस किया है। तो वहां मैंने समझाया था कि ग्रे हाइड्रोजन होता है दैट इज इन्वायरमेंट डैमेजिंग। मुझे लगता है 11 अगस्त को ही डिस्कस किया हमने कि उसमें नेचुरल गैस यानी कि CH4 हम देते हैं, उससे हाइड्रोजन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, CO2 गेट्स इमिटेड टू द एटमोस्फेयर। इस कारण से ये हाइड्रोजन जो हुआ, इसके प्रोडक्शन के दौरान CO2 का एटमोस्फेयर में इमिट हो रहा है। So that means this hydrogen is coming through a process which is environment damaging, and that is why this hydrogen will be known as grey hydrogen. दूसरा तरीका हो सकता है कि ऐसे ही हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए, बट CO2 को एटमोस्फेयर में रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब करके रख लिया जाए अंडरग्राउंड। तो एटलीस्ट दिस हाइड्रोजन इज रिलेटिवली क्लीनर एज कंपेयर टू दिस वन, इसलिए इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। दोनों में कोई अंतर है नहीं, हाइड्रोजन है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस adopted to produce hydrogen, one is classified as gray hydrogen, another one is classified as blue hydrogen. तीसरा तरीका है कि इलेक्ट्रोलाइज किया जाए वाटर को, H2O है वाटर, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाए, और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज इन दिस प्रोसेस एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सो ऑल द 3 हाइड्रोजन्स आर सेम, बट द प्रोसेस are different, and on the basis of their impact on the atmosphere, one is classified as gray, another one as blue, and the next one as green hydrogen. अब अगर आप ध्यान से सोचें तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रिसिटी तो लग ही रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोल इस्तेमाल किया है, तो वो भी कुछ ना कुछ हद तक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिट कर ही रहा है एटमोस्फेयर। तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए ग्रीन सोर्सेज से, देन दैट हाइड्रोजन विल बी ट्रूली नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन सोर्सेज से मतलब थर्मल पावर प्लांट के जगह पे हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएं या विंड प्लांट लगाएं, लेकिन सोलर प्लांट में भी थोड़ा बहुत देखो, स्टार्टिंग उसको रन करने के लिए यू नीड टू हैव सम थर्मल एनर्जी विच विल कन्वर्ट द थर्मल यानी कि कोल से निकाली हुई एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इंजन एनर्जी। मुद्दा ये है, एकदम शॉर्ट में मैं बोलूं, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर ले, हर एक प्रोसेस में थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस जरूर निकलेगा एटमॉस्फेयर में। आप ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो CO2 या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस जरूर इमिट होगा एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दौरान। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्लीन सोर्स से लेकर के आ रहे हैं, फिर भी उसको भी रन करने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें ग्रीन हाउस गैस इमिट करना ही होगा। अब जाकर के क्या किया है भारत सरकार ने कि ग्रीन हाइड्रोजन का टेक्निकल डेफिनेशन रिलीज किया है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन का टेक्निकल डेफिनेशन रिलीज किया है एज पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन इज नाउ कि वो हाइड्रोजन, वो प्रोसेस जिसमें पर केजी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 2 किलोग्राम
CO2 या इक्विवेलेंट गैस से कम प्रोड्यूस हो। ध्यान से सुनिएगा, 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए CO2 या इक्विवेलेंट गैसेस 2 kg से कम प्रोड्यूस या इमिट हो, तो वैसे हाइड्रोजन को कहा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। 2 kg आई एम सो सॉरी 1 kg हाइड्रोजन के लिए 2 kg CO2 या इक्विवेलेंट गैस या उससे कम रिलीज हो, तो दैट हाइड्रोजन इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे सवाल उठा के पूछ लेते हैं लोग प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा। Bristol has defined green hydrogen as hydrogen with a well to get emission of no more than 2 kg of CO2 equivalent per kg of hydrogen। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जनरल डेफिनेशन तो यही है कि वो हाइड्रोजन दैट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट हम कर लेते हैं, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। But now Ministry of New and Renewable Energy has given the definition of green hydrogen. As per this, per kg of hydrogen should not lead to emission of more than 2 kg of equivalent CO2 gases. The next article is about Numaligarh Biorefinery, which is to be commissioned by March 2024. This topic is important for our syllabus GS paper 5 Assam economy point of view. ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है दैट इज लोकेटेड एट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और इसको बनाया गया था 1993 में, बट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड 1985 में जो साइन किया गया भारत सरकार, असम गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन आसू के बीच में। असम अकॉर्ड में लोकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कमिट किया कि यहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड लगाई जाएगी, और एज पर दैट कमिटमेंट फिर भारत सरकार ने 1993 में हेल्प किया नुमालीगढ़ रिफाइनरी को इंस्टीट्यूट करने में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज अ मिनी रत्न कंपनी। इसके अंदर अगर शेयर्स देखे जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स हैं लगभग 73%, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर्स हैं लगभग 3.85%, एंड गवर्नमेंट ऑफ असम का शेयर है लगभग 23% के आसपास। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हाल फिलहाल में कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसमें इसकी कैपेसिटी को 3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ा करके लगभग 3 गुना बढ़ा करके 9 मिलियन मेट्रिक टन की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बिछाया जा रहा है फ्रॉम पारादीप उड़ीसा टू नुमालीगढ़ पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी बिछा रहा है। और उसके अलावा जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है वो है बायो रिफाइनरी, यानी कि हाइड्रोजन से आई एम सो सॉरी बैम्बू से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, और उस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोल के साथ मिक्स करने में, ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है वो हम पूरा कर पाए। एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है हमारा 20% बाय 2025। इसको हम लोग कहते हैं इंडियाज बायोफ्यूल टारगेट 2025। 2025 तक जितना भी पेट्रोल बिकेगा मार्केट में उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड होना चाहिए, दैट इज द टारगेट, ताकि इमिशन भी कम हो और हमारा ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल भी कम है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। उसके लिए एथेनॉल प्रोड्यूस करना होगा, और एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक प्लांट लगा रहा है, नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी प्लांट, जिसके अंतर्गत बैम्बू से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको कहा जा रहा है बैम्बू बायो रिफाइनरी। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि लगभग ये 3,500 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी विच विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी। इसको इंप्लीमेंट करने वाली 2 यूरोप की कंपनियां हैं, फॉर्टम एंड केमपोलिस, और यहां से बैम्बू की मदद से लगभग 11,000 टन्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 19,000 टन्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड दैट एथेनॉल विल बी यूज्ड। तो नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी से एथेनॉल प्रोड्यूस होगा और नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पेट्रोल प्रोड्यूस होगा, और दोनों को मर्ज करके फिर बनाया जाएगा E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस जिसकी मदद से हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बायो रिफाइनरी को नाम देते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वो बायो रिफाइनरीज आती हैं जो फॉडर के तरफ से या एज अ रॉ मटेरियल दे यूज सच अ रॉ मटेरियल विच इज एडिबल फॉर ह्यूमंस, जैसे कि
शुगर बीट, शुगर केन, वीट या कॉर्न, तो ये सब चीजें खाने पीने की चीजों से अगर एथेनॉल निकाला जाता है तो वैसे बायो रिफाइनरी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायो रिफाइनरी, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायो रिफाइनरी मतलब वर्स्ट बायो रिफाइनरी, मतलब खाने पीने की चीजें ऑलरेडी जब दुनिया में इतनी गरीबी है, भुखमरी है और हंगर का प्रॉब्लम है इंडिया में खासकर, उस केस में अगर हम खाने पीने की चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं एथेनॉल में तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो फर्स्ट जनरेशन बायो रिफाइनरी इज कंसिडर टू बी वर्स्ट। उससे बेहतर होता है सेकेंड जनरेशन, जहां पे नॉन एडिबल बायोमासेस जैसे कि वुड, स्ट्रॉ, ग्रास या वेस्ट से हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी होगा दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर सेकंड जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल विच विल बी यूज्ड फॉर mixing with petrol. Third generation में we use algal biomass. Fourth generation में we will be using waste material to create ethanol. So ये तो और भी अच्छे होंगे, बट अभी इनके लिए टेक्नोलॉजी कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप नहीं की जा सकी है। वही यहाँ बताया है मैंने, नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, रिजल्ट ऑफ असम अकॉर्ड स्टैब्लिश्ड इन 1993। मिनी रत्ना है, असम गवर्नमेंट का शेयर 23% है। कई सारे प्रोजेक्ट, सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, 3 मिलियन मेट्रिक टू 9 मिलियन मेट्रिक, पारादीन नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, बायो रिफाइनरी जो है वो आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का पहला होगा, 2 यूरोपियन कंपनियां मिलकर के बना रही हैं। इट इज सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी बिकॉज इट इज यूजिंग बैम्बू एंड ये एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड बाय मार्च 2024। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, CS9 इज अ मॉलिकुलर सीजर एंड इन्फ्लेशन के केस में हम लोगों को एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना चाहिए ताकि देश से चीजें ज्यादा बाहर ना जाएं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 4। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।